स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम लोगों ने सीडीपी की लगातार क्लासेस चला रखी है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहला अध्याय कंप्लीट किया, आज दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे। तो दूसरा अध्याय है हमारा समाजीकरण। कि समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण का सिद्धांत क्या है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। समाजीकरण, समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो समाजीकरण का अर्थ होता है सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाला प्रक्रिया, सामाजिक विकास का व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाला प्रक्रिया क्या कहता है? सामाजिक विकास कहते हैं। मतलब समाज के व्यक्तित्व का जो विकास होगा वही सामाजिक विकास होगा, वही समाजीकरण हुआ। तो इस देखिए समाजीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, समाजीकरण जो हुआ है इसमें कुछ विद्वानों ने अपना परिभाषा दिया है। तो उसी परिभाषा को आज हम लोग देखेंगे। कौन कौन दिए थे? तो रॉस ने दिया है, फीचर ने दिया है, हॉर्लॉक ने दिया है। तो इन सभी के हम लोग परिभाषा को देखते हैं एक एक करके। तो देखिए रॉस के अनुसार, तो रॉस के अनुसार क्या है? तो सहयोग करने में हम की भावना, सहयोग करने में किसकी भावना? हम, सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास समाजीकरण कहलाता है। क्या कह रहा है देखिए, रॉस के अनुसार सहयोग करने में मैं के स्थान पर किसका यूज होगा? हम का यूज होगा। ठीक है, मैं के स्थान पर किसका यूज होगा? तो हम का यूज होगा। हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास समाजीकरण कहलाता है। चलिए अगला है फीचर के अनुसार। किसके अनुसार? फीचर के अनुसार। तो फीचर के अनुसार क्या है? तो फीचर के अनुसार क्या है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है, फीचर के द्वारा कहा गया कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करता है। सामाजिक व्यवहार को क्या करता है? स्वीकार करता है। जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करता है उसी को समाजीकरण बोलते हैं। किसने कहा था? फीचर्स ने कहा है। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हॉर्लॉक, तो हॉर्लॉक ने क्या कहा था? हॉर्लॉक के अनुसार क्या कहा है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। क्या कह रहा है हॉर्लॉक? कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप, ठीक है, समाज में जो प्रत्याशा है उसके अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। हॉर्लॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, आई होप इसको जल्दी से लिखिए, अच्छा लग रहा होगा, है ना। आगे हम लोग समाजीकरण को देखेंगे। समाजीकरण दो प्रकार का होता है, उसको देखेंगे। चलिए इसको कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब समाजीकरण जो है, समाजीकरण को दो भागों में बांटा गया है। समाजीकरण कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राथमिक समाजीकरण, अब दूसरा हो गया द्वितीयक या फिर गौण समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में कौन आ जाएगा? तो प्राथमिक समाजीकरण में हो जाएगा परिवार एवं मित्र किस में आ जाता है? तो परिवार एवं मित्र जो है प्राथमिक समाजीकरण में आ जाता है। द्वितीयक समाजीकरण में कौन आता है? इसमें आ जाएगा विद्यालय, खेल का मैदान, है ना, खेल का मैदान। इसके बाद हो जाएगा पड़ोसी, जो हम लोग घर परिवार या मित्र से सीखते हैं उसको प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। और जो हम लोग किसी दूसरे जगह जाकर, जैसे विद्यालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, पड़ोसी अगल बगल वाले से जो हम लोग सीखते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक या फिर गौण समाजीकरण। ठीक है, अब आता है हम लोगों का समाजीकरण
करण की अवस्थाएं, और क्या आ जाएगा, सामाजिकरण की अवस्थाएं। ठीक है, सामाजिकरण की अवस्थाएं। तो क्या होता है सामाजिकरण? सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली, तो मिटा दीजिए, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इसका क्रमिक विकास होता है। इसका क्या होता है? तो इसका क्रमिक, इसका क्रमिक विकास होता है। विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया भिन्न ढंग से होती है। अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया भिन्न ढंग से होती है। देखिए, सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली, सामाजिकरण की अवस्था है अगर हम बोलेंगे तो सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है? निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसका क्रमिक विकास होता है। क्रमिक मतलब धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है, सामाजिकरण का एक क्रमिक विकास होता है। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया भिन्न ढंग से होती है। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया भिन्न ढंग से होती है। ठीक है, अब वो ढंग क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो मिटा दें जल्दी से, लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, अब होता है शैशव का। सबसे पहले हो जाएगा शैशव, शैशव काल। शैशव काल में क्या होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण, शैशव काल में क्या होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, शैशव काल में सामाजिकरण की अवस्था क्या होती है? जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है शैशव अवस्था में। ठीक है, दूसरा आ जाता है अनुकरण। अनुकरण मतलब देख के सीखना। ठीक है, किसी चीज को देखकर सीखना। तो क्या हो जाएगा? अनुकरण के प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों की भाषा पर, बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है। ठीक है,
सी में लिखिए माता पिता पर निर्भरता, ठीक है ना। तो क्या होता है सामाजिकरण जो अवस्था है, तो शैशव काल में सामाजिकरण जो शैशव काल मतलब है शिशु के काल में। शैशव काल में क्या होता है, तो शैशव काल में जो बच्चे का जन्म के साथ ही सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जन्म के साथ ही सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अनुकरण मतलब देख के सीखना। तो अनुकरण के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं, भाषा का विकास होता है उनमें, ठीक है, बोल पाते हैं वो लोग, सुन सुन के उसको सीखते हैं फिर बोलते हैं, है ना। साथ ही अनेक भावनाओं या फिर अनेक गुणों का विकास भी अनुकरण प्रवृत्ति से होती है। अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है किससे, अनुकरण की प्रवृत्ति से। तीसरा आपका आता है माता पिता पर निर्भरता। माता पिता जैसे रहेंगे उनके व्यवहार के ऊपर भी जो बालक है, बालक के सामाजिकरण की अवस्थाएं निर्भर करती है। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, तब मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं मार्कर में। चलिए इसको मिटा देते हैं। शैशव काल का हो गया। अब शैशव काल के बाद आता है बाल्यावस्था। अब दूसरे नंबर पे आता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, सबसे पहले देखिए बाल्यावस्था में जो होता है बच्चे सहयोग की भावना का विकास। बाल्यावस्था में क्या होता है, सहयोग की भावना का विकास। सहयोग की भावना का विकास होता है किसमें, बाल्यावस्था में, पहला। दूसरा क्या होता है, छोटे समूह में खेलना। बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे समूह में खेलते हैं। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आदतों का निर्माण होता है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति आता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे किशोर अवस्था। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, किशोरावस्था। जब बच्चा 12 से 17 साल के बीच में होता है, किशोरावस्था, ठीक है। ये हो गया किशोरावस्था। इसमें होता है सामाजिकरण का जटिल अवस्था। सामाजिकरण का जटिल अवस्था आ जाता है बच्चों में। दूसरा आता है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन गो में आता है विषम लिंगों के प्रति आकर्षण, ठीक है। तो सामाजिकरण जो बाल्यावस्था में कैसा होता है, बाल्यावस्था में सहयोग की भावना का विकास होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है बच्चों में, जो बाल्यावस्था में बच्चों का जो सामाजिकरण होता है उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है। दूसरा होता है छोटे समूहों में खेलते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, छोटे समूहों में खेलते हैं, है ना। बाल्यावस्था में क्या होता है, आदतों का निर्माण होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, आदतों का निर्माण होता है। और सदा जब छोटे बच्चे ना बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं आप लोगों से, सवाल पूछते हैं ना आप लोगों से, तो सवाल पूछने की जो प्रवृत्ति उसको बोलते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है बाल्यावस्था में, ठीक है। अगला आता है हम लोग का किशोरावस्था, ठीक है। अगला आता है हम लोगों का किशोरावस्था। तो ये किशोरावस्था जो है ये सबसे जटिल अवस्था होता है। सामाजिकरण का सबसे जटिल अवस्था होता है किशोरावस्था, क्योंकि इसमें शारीरिक बहुत बदलाव आते हैं, बालकों में शारीरिक बदलाव आते हैं। तो शारीरिक बदलाव कारण इसको क्या कहा जाता है कि सामाजिकरण का जटिल अवस्था आई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है क्योंकि उसमें बहुत तरह की फीलिंग्स
उनके अंदर आती है, तो उसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवहार में उसका परिवर्तन हो जाता है। साथ ही उसमें तीसरा ऑप्शन आता है विषम लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। विषम लिंगों के प्रति आकर्षण किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। मेल है तो फीमेल की ओर आकर्षित होगा, फीमेल है तो मेल की ओर आकर्षित होगा। ये प्रकृति का नियम है ना। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है हमारा सामाजिकरण का सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सामाजिकरण का सिद्धांत अगला टॉपिक। तो चलिए सामाजिकरण के सिद्धांत को हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सामाजिकरण का सिद्धांत क्या होता है। सामाजिकरण का सिद्धांत होता है समाजीकरण बालक को समाजीकरण बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया। सामाजिक स्वरूप प्रदान बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। सामाजिकरण क्या है, तो सामाजिकरण बालक के सामाजिक स्वरूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे बहुत से विद्वानों ने अपना मत दिया है, तो सबसे पहले हम कुछ का मत देखेंगे। ठीक है। सिगमंड फ्राइड पहला आ जाता है हम लोग का, सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था, फ्राइड ने व्यक्तित्व को तीन भागों में विभाजित किया है। ठीक है, जो इस प्रकार है। पहला हो गया को सुपर ईगो। ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या है, व्यक्तित्व को तीन भागों में विभाजित किया। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व कितने भागों में विभाजित किया है, तीन भागों में। सबसे पहला आता है सुपर ईगो, ठीक है। सुपर ईगो में क्या आ जाता है, सात्विक या फिर उसको बोलते हैं पराअहम। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ चिंतक, चरित्रवान, सीधे सरल व्यक्ति होते हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्ति प्राय संत होते हैं। ठीक है। संत परंपरा से अधिक आते हैं, संत व्यक्ति प्राय संत परंपरा से अधिक आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देवत्व होता है। अब क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले जो आपका सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा, तो सबसे पहले आता है सुपर ईगो। सबसे पहले क्या आता है, सुपर ईगो। इसी को बोलते हैं सात्विक। सुपर ईगो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सात्विक। क्या बोलते हैं,
सात्विक बोलते हैं, सुपर ईगो क्या बोलते हैं, सात्विक। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, चिंतक होता है, चरित्रवान होता है, सीधे होते हैं, सरल होते हैं। सीधे सरल व्यक्ति होंगे, चरित्रवान होंगे, सीधे सरल व्यक्ति होंगे, चरित्रवान होंगे, श्रेष्ठ होंगे। और ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या होता है, संतों की परंपरा से आते हैं। किस परंपरा से आते हैं, संतों की परंपरा से आते हैं। और ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, देवत्व का गुण होता है, मतलब ये गॉड गिफ्टेड इसको कहा जा सकता है ना। सबसे पहला होता है सुपर ईगो, जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए, और दूसरा आता है ईगो, दूसरा आता है खौम है, प्राइड का, सिगमंड फ्राइड का दूसरा नियम है ईगो। ईगो को क्या बोलते हैं, राजसी, इसको बोलते हैं राजसी या फिर अहम। इसमें क्या होता है, राजसी या अहम। इसमें क्या होता है, देखिए, तो इस वर्ग के व्यक्तियों में, इस वर्ग के व्यक्तियों में रजोगुण होता है। क्या होता है, रजोगुण विद्यमान। रजोगुण क्या होता है, रजोगुण विद्यमान होते हैं, रजोगुण विद्यमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुख, रजोगुण होगा तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति सुख, ऐश्वर्य, सुख ऐश्वर्य पसंद, सुख ऐश्वर्य पसंद करने वाले होते हैं। इनमें अहम की भावना भरी होती है। ठीक है, मतलब क्या, इसमें अहंकार भरा रहेगा, अहम की भावना रहेगा, मतलब अहंकार की भावना। ऐसे लोगों में क्या होता है, ईगो जो है ये राजसी गुण होता है। ईगो मतलब राजसी गुण। ये लोग क्या होता है, सुख सुविधा ज्यादा चाहते हैं, ठीक है, ऐश्वर्य चाहते हैं, है ना। सुख सुविधा ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, वो उसका व्यक्तित्व ईगो होता है। ईगो क्या होता है, उनमें अहम भरा होता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया ईगो। तीसरा, गो नंबर सिगमंड फ्राइड का तीसरा नियम है ईगो। इसको उसके बाद बोलते हैं आईडी। आईडी इसको बोलते हैं इदम, इदम, आईडी इदम। इसमें कौन इदम, या इसको बोलते हैं तामसी, 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 ठीक है। ऐसे वर्ग वाले व्यक्ति में तामसिक गुण यानी पशु, यानी क्या हो जाएगा, पशु प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें क्या होगा, इनमें बुद्धि की कमी होता है। इसमें क्या होता है, बुद्धि की कमी होता है। बुद्धि कमी होगा तो क्या, बुद्धि घटेगा तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, ठीक है, क्रोधी स्वभाव। क्रोधी स्वभाव दूसरों को दुख देने वाले होगा, दूसरे को दुख देने वाले, लालची होगा, ठीक है, और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो ईगो हो गया, तो ईगो हो गया राजसी गुण, इसमें राजस्व का गुण होगा, इसमें सुख ऐश्वर्य ज्यादा मांगते हैं ईगो व्यक्तित्व जिनमें होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला नंबर आता है आईडी, जिसको इदम या तमसी बोलते हैं, इसको तामसी, जिसमें तामसिक गुण हो। तामसिक गुण मतलब उसमें पशु की प्रवृत्ति हो,
उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सोचने का तरीका, वो पशु की तरह सोचता है। तो उसमें क्या होगा, क्रोध, लोभ होगा, वो लालची होगा, क्रोधी होगा, बुद्धि की कमी होगा, है ना, ये दूसरे को दुख देने वाले होते हैं। तो यही 3 नियम जो था ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था, इसको जल्दी से लिख लीजिए। आगे हम लोग कुछ और सिद्धांतों को देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग दुर्खिम का सिद्धांत पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड के बाद हम लोग किसका आता है दूसरे नंबर पे, दुर्खिम। दुर्खिम का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, तो दुर्खिम का सिद्धांत। दुर्खिम का सिद्धांत क्या है, तो दुर्खिम का सिद्धांत है प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, समाज अपनी विचारधारा होगा तो मूल्य होगा, आदर्श होगा, भाव होगा, विश्वास, संस्कार प्रचलन होती है। ठीक है, है ना। तो देखिए दुर्खिम का सिद्धांत क्या है, तो दुर्खिम का जो सिद्धांत है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, आदर्श भाव, विश्वास, संस्कार, प्रचलन होती है। ठीक है, दुर्खिम का एक सिद्धांत जो है वो आदर्शवादी सिद्धांत है। कैसा है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, आदर्श, भाव, विश्वास एवं संस्कार का प्रचलन होते हैं। मूल्य, आदर्श, भाव एवं संस्कार का प्रचलन होते हैं किसके अनुसार, दुर्खिम के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कूले का सिद्धांत तीसरे नंबर पे आता है। कूले के सिद्धांत, कूले के सिद्धांत क्या है, कूले का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को किसके सिद्धांत को, तो कूले के सिद्धांत को स्वदर्पण बोला जाता है। स्वदर्पण सिद्धांत भी, स्वदर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्वदर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। दर्पण के सामने खड़े होने पर क्या होता है, दर्पण के सामने खड़े होने पर हम स्वयं के जैसा देखने में, जैसे उसे देखने में या उसे देखते हैं, स्वयं के उसे देखते हैं, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या कहता है, कूले का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए तो कूले का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दर्पण सिद्धांत कहते हैं। कूले के सिद्धांत क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को दर्पण सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है, दर्पण के सामने जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो हमें अपने अच्छाई और बुराई दिखाई देता है ना, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कूले के सिद्धांत के अनुसार इसको दर्पण सिद्धांत कहता है। और दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारी जितने भी बुराई है या अच्छाई है वो दिखाई देती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसी को कूले का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर पे लिखिए मिड का सिद्धांत। मिड का सिद्धांत किसका सिद्धांत, तो मिड का सिद्धांत, है ना। मिड ने
समाजीकरण की व्याख्या, मीड ने समाजीकरण की व्याख्या आत्मचेतना सिद्धांत के अनुसार पर की थी, आत्मचेतना सिद्धांत के अनुसार पर की थी। ठीक है, इस सिद्धांत को की थी, इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए दुर्खिम ने क्या सिद्धांत दिया, तो दुर्खिम का सिद्धांत प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, आदर्श भाव, विश्वास एवं संस्कार के प्रचलन होते हैं। आदर्श और संस्कार का बात आएगा तो दुर्खिम हो जाएगा। जब पूछेगा कूले का सिद्धांत क्या है, तो कूले का सिद्धांत को स्वदर्पण सिद्धांत का, दर्पण के सामने जैसे हम लोग आते हैं तो हमारे अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देती है और उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, समाजीकरण का प्रभाव पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कूले का प्रभाव, कूले का समाजीकरण का सिद्धांत। और तीसरा आता है हम लोग का मीड का सिद्धांत। तो मीड का सिद्धांत को क्या है, मीड ने समाजीकरण की व्याख्या आत्मचेतना के सिद्धांत के अनुसार पर की थी। आत्मचेतना मतलब खुद की चेतना पर, खुद के समझ पर, सिद्धांत के अनुसार पर की थी। इस सिद्धांत को मैं से मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो मीड ने क्या था कि मैं से मुझे का सिद्धांत जो वो मीड ने दिया था, मैं को मुझे का जो सिद्धांत है, मैं से मुझे तक का जो सफर पूरा करता है जिसमें अहंकार का नाश हो जाता है, उसी को आत्मचेतना कहते हैं। और आत्मचेतना का सिद्धांत मीड ने दिया था, है ना। तो आज हम लोग समाजीकरण का आधा पाठ किए, कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर विराम देंगे। और जाने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।